चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फेज है टीलोफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स दे हैव रीच्ड टू द अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए। न्यूक्लियर एनवेलप जो शुरुआत में डिसअपीयर हो गया था वो फिर से रीअपीयर हो गया और एक सेल में हमें क्या दिखाई पड़ता है कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब जो नेक्स्ट फेज शुरू होगा, अब जैसे मैंने बताया था कि जो मियोसिस है उसमें एक सेल से कितनी सेल्स बनती है? 4 सेल्स बनती है। यानी कि एक पेरेंट सेल है, इससे बनी कितनी? 2 सेल्स। ये 2n है, ये n है, ये n है। यानी कि ये जो एक सेल से 2 सेल बनी, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो प्रोफेज से लेके प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, यहाँ आते आते खत्म हो गई। एक सेल से 2 सेल बन गई। तो ये तो बात हो गई प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये सेल फर्दर डिवाइड होंगी, अब ये सेल फिर से डिवाइड होती है। तो एक सेल फिर डिवाइड होगी, ये n बनाएगी, ये n बनाएगी, ये फिर डिवाइड होगी, ये n बनाएगी, और ये फिर डिवाइड होगी, ये n बनाएगी। ये हो गया पार्ट सेकंड। अब जैसा कि मैंने बताया टीलोफेज में एक सेल डिवाइड हुई, 2 सेल्स बन गई। ये अभी क्या हुआ? केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होगा? इस सेल से ये सेल फर्दर जो उसका जो रेस्ट वाला प्रोसेस, यानी कि इसका जो बात, तो जो प्रोसेस है क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस ऑलरेडी मियोसिस में पढ़ चुके हैं, तो उसमें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये एक सेल से 2 सेल बन गए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा गोल कर दीजिए। ये एक सेल बन गई और ये दूसरी सेल बन गई। ये दोनों सेल्स कैसी हैं? हैप्लॉइड, n मतलब क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से हाफ हो गया। डिप्लॉइड सेल थी, 2 हैप्लॉइड सेल बन गई, जो कि ये बनी, ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है वो है मियोसिस सेकंड, यानी कि एक ये जो सेल है ये फिर से डिवाइड होंगी और फिर से 2 सेल प्रोड्यूस करेंगी। यानी कि ये सेल फिर डिवाइड होगी, 2 सेल बनाएगी, ये सेल डिवाइड होगी, फिर 2 सेल बनाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक सेल से कितनी सेल बनेगी? 4। पेरेंट सेल डिप्लॉइड है और जो डॉटर सेल बनेंगे कितने बनेंगे? 4, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? हाफ। यानी कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होंगे और सेल्स कितनी बनती है? 4। इसका जो बाद का प्रोसेस है यानी कि मियोसिस सेकंड, वो इसके आगे वाले पार्ट में हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए अब क्या होता है कि प्रोफेज फर्स्ट के तुरंत बाद मेटाफेज फर्स्ट की ट्रांजिशन शुरू हो जाती है, यानी कि डाइकाइनेसिस और मेटाफेज फर्स्ट। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए, वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक उसका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी चेंज हो गया है। और मैं सेल का स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ। ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर हमें क्या दिखाई पड़ रही है? ये क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन क्रोमोसोम्स की खासियत ये है, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि कलर मैंने एक ही यूज किया है, आप चाहें तो डबल कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्रॉसिंग ओवर में दिखाया था। ऑलराइट, इनके पार्ट्स आप। अब डाइकाइनेसिस जब खत्म हो रही होती है और मेटाफेज फर्स्ट शुरू हो रही होती है, उसमें 2 चीजें होती हैं। जैसा कि अगर माइटोसिस अगर आपको याद हो कि जब मेटाफेज की ट्रांजिशन शुरू होती है तो ये न्यूक्लियर जो एनवलप है, जिसको न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होनी शुरू हो जाती है और लास्टली मेटाफेज आते आते ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स का बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो कि इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और उनको अपोजिट पोल्स पर पुल करते हैं। ये हम ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। तो एक तो क्या होगा इसमें? न्यूक्लियस डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवलप disappears. मेटाफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया और क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। माइटोसिस में भी हम नहीं पढ़ाते, क्रोमोसोम अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्टार्ट्स अरेंजिंग।
जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम हमें पूरे सेल के अंदर अब विजिबल होते हैं। और मेटाफेज में हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, नंबर सब हम यहाँ पर आसानी से बड़ा आराम से देख सकते हैं। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, अब मैं अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप अब नहीं बनेगा, केवल एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ऑलराइट, ये क्या करते हैं, ये अलाइन होना शुरू होते हैं सेंटर की तरफ। हमने बात की थी, इक्वेटर की बात की थी, जिस पर एक, जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, उसकी तरफ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के मेटाफेज में डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट एक बनती थी, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सब एक, सारे के सारे एक ही लाइन में अरेंज होते थे। मेटाफेज, इस वाली मेटाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम जो है अलाइन तो होंगे, लेकिन वो दो लाइंस में डिवाइड होते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम एक प्लेट पर और बाकी के आधे क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन होते हैं। तो मान लीजिए मैं 6 क्रोमोसोम बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, पूरा नहीं बनाऊंगा, ऑलराइट। और इनका ये काइनेटोकोर स्ट्रक्चर है, ये वो पार्ट है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। और ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम से, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें कितनी मेटाफेज प्लेट बनती है, 2 मेटाफेज प्लेट्स, 2 मेटाफेज प्लेट्स आर फॉर्म्ड। 2 मेटाफेज की प्लेट बनती है, ध्यान रखने वाली बात है। अब जो हमारा सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम स्प्लिट होकर ऑलरेडी अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुका है, इसको सेंट्रियोल बोलेंगे, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल बोलते हैं। चलिए, स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ऑलराइट, ट्यूबुलर प्रोटीन होती है, उनसे मिलकर बने होते हैं ये। और अब क्या हुआ, अपोजिट पोल्स की तरफ अरेंज होना शुरू होते हैं, और अरेंज होने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को इनसे अटैच कर लेते हैं। 2 मेटाफेज प्लेट, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका कनेक्टर कोर, इन वाले क्रोमोसोम्स का कनेक्टर कोर इस वाले पोल की साइड में है, और इन वाले क्रोमोसोम्स का कनेक्टर कोर इस वाले पोल की साइड में है। और ये क्रोमोसोम्स ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो दिस इज द मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के बाद कौन सा फेज नेक्स्ट आता है, एनाफेज। सबसे बड़ा जो फेज है वो प्रोफेज फर्स्ट ही है, और उसी में सबसे ज्यादा समय लगता है, बाकी के फेज बहुत आसान है। इसमें अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर बस जो डिफरेंस हो आपको समझ लीजिए, अगर ये डिफरेंस आप समझ लेंगे तो बाकी का तो और भी आसान हो गया। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इसमें खासियत ये है इस वाले सेल डिवीजन में, मियोसिस में, कि क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट नहीं हो रहे हैं। क्रोमोसोम एज इट इज, पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक तरफ की पोल की तरफ जाएगा, और इस लाइन पर जितने क्रोमोसोम है सारे के सारे दूसरे पोल की तरफ जाएंगे। माइटोसिस में क्या था कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही लाइन में अरेंज हैं, और वो जो स्प्लिट होते थे बीच से आधे आधे स्प्लिट होते थे। इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 2 लाइन में अरेंज है, यानी कि मान लीजिए अगर 20 क्रोमोसोम है तो 10 ऊपर की लाइन में और 10 नीचे की लाइन में। जब ये मूव होंगे तो क्रोमोसोम एज ए होल मूव होते हैं, तो यानी कि 10 क्रोमोसोम इस साइड में चले गए, 10 क्रोमोसोम इस साइड में आ गए। तो होगा क्या एनाफेज में, एक बार फिर से बना लेते हैं डायग्राम। ऑलराइट, ये हमने बनाया सेंट्रियोल, इधर का ये बनाया, और 3 लाइन ऐसे दिखा दी, 3 लाइन ऐसे दिखा दी, और इनसे क्रोमोसोम हमने अटैच करके दिखा दिए। ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू, स्प्लिट नहीं है, एज ए होल क्रोमोसोम एनाफेज में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं विदाउट स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग नहीं होती, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस। ये वो समय है जब क्रोमोसोम का नंबर एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। ये जो
पूरा का पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा सा रैंडम है। रैंडम किस सेंस में है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इनका जो सेपरेशन है ये सेपरेट एक दूसरे से हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। दैट मीन्स द क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर व्हेन दे सेपरेट। जब क्रोमोसोम सेपरेट एक दूसरे से हो रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लास 12 में आप मेंडल्स के जो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, उसमें आप ये पढ़ेंगे, उसमें एक मेंडल का एक दिया हुआ नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि जब क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, ये एनाफेज। और टीलोफेज में क्या होगा, मैं टीलोफेज इधर बना देता हूं। टीलोफेज आते आते क्या होगा, ये क्रोमोसोम वापस 3 बनाए तो 3 ही बनाएंगे, ये टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड टू द अपोजिट पोल्स, और न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपीयर हुआ था वो न्यूक्लियर एनवेलप इनके ऊपर वापस आ गया। साइटोप्लाज्म में डिवीजन अभी नहीं हुआ है, ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है अभी एक ही सेल के अंदर, यानी कि एक सेल बेसिकली डिवाइड तो हो गई, लेकिन अभी सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। और इस तरीके से एक पेरेंट सेल में अभी कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अब मियोसिस का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। मियोसिस फर्स्ट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, इनको हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे मियोसिस का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में सेल डिवीजन अब आगे कैसे होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेल ऑलरेडी 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है। ये डायग्राम मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाया है कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाते हैं, प्रोफेज, मेटा, टीलोफेज फर्स्ट खत्म होते होते जब नेक्स्ट फेज का ट्रांजिशन शुरू होता है, यानी कि प्रोफेज सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जब खत्म हुआ, उसके बाद एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, और दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ डिवाइड हो गया। और उसके तुरंत बाद क्या होता है कि इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, और इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, और ये इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये हो गया था मियोसिस का फर्स्ट पार्ट। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बन गई, क्रोमोसोम का नंबर हाफ ऑफ रिड्यूस हो गया। अब मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड यहाँ पर शुरू करेंगे। प्रोफेज सेकंड और यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो स्टेज होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बना देता है, और उसके तुरंत बाद मियोसिस सेकंड की ट्रांजिशनिंग शुरू हो जाती है। मियोसिस सेकंड ट्रांजिशनिंग शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मियोसिस सेकंड लगभग माइटोसिस जैसा ही है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आपको याद हो, मियोसिस माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो होते हैं वो इलांगेटेड फॉर्म में होते हैं, और वो कॉम्पैक्ट होना शुरू होते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू होते हैं। बट यहाँ पर क्रोमोसोम ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऑलरेडी हमें नजर आते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स इस फेज से होकर गुजर कर आए हैं। और इससे पहले कि क्रोमोसोम अपनी पुरानी वाली वापस शेप में, क्रोमेटिन फाइबर्स की शेप में आने लगे, मियोसिस का सेकंड पार्ट जो शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रोफेज सेकंड। अब हुआ क्या, अब ये प्रोफेज सेकंड को हम स्टडी करेंगे। अब हमने केवल एक सेल ली है, दूसरी सेल में दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेल फिर डिवाइड होगी और ये सेल फिर डिवाइड होगी, ये 2 सेल बनाएगी और ये 2 सेल बनाएगी। इस तरीके से एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। अब है क्या, जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, और क्रोमोसोम हमें किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, इस फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं।
ये क्रोमोसोम हमें ऑलरेडी इस पार्ट में दिखाई पड़ते हैं और इसका हम इसको इस तरह से कवर करके दिखाते हैं। ये बेसिकली एक दिस शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो ये प्रोफेज यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब प्रोफेज जब शुरू होता है उस टाइम पर जो सेल की अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट होकर वेसिकल्स में पूरे सेल में डिस्पर्स हो जाता है, विजिबल नहीं होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे आर नॉट विजिबल एट दिस टाइम, ये विजिबल नहीं होते। माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर से अपने आप को अरेंज करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं। सेंट्रियोल ऑलरेडी डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स तक ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर एक इसमें मैं दिखाऊंगा नहीं सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें अभी मैं इस वाले डायग्राम में नहीं लगाता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वाले डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको, ये प्रोफेज सेकंड का ही पार्ट है, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, अरेंज होना शुरू हो गए। कुछ इस तरह से रफ में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज धीरे धीरे होना शुरू हो गए। और दूसरा काम ये क्या हो रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो रहे हैं, अपने आप को काइनेटोकोर से अरेंज कर रहे हैं। सेंट्रियोल डिवाइड होकर ऑलरेडी अपोजिट पोल पर पहुंच चुका है। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन वो डिसअपीयर हो चुकी है, सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल नहीं है और सेंट्रियोल ऑलरेडी अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुका है। अब ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद जो काइनेटोकोर वाला जो स्ट्रक्चर है इस पर अपने आप को अटैच करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक सेंटर जो इक्वेटर लाइन की हमने बात की जिसको बोलते थे मेटाफेज प्लेट, उसकी तरफ ये धीरे धीरे अलाइन होना शुरू करते हैं और वो मेटाफेज की ट्रांजिशनिंग होती है। तो प्रोफेज जो मियोसिस का सेकंड वाला पार्ट है उसको हम अभी बात कर रहे हैं, ये उनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रोफेज सेकंड में अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक लाइन में अरेंज करके दिखाएंगे। वही मेटाफेज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ये डायग्राम मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं। बात करते हैं मेटाफेज सेकंड की। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, अगर आपने माइटोसिस को अच्छी तरह पढ़ लिया है और समझ लिया है तो इसको समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्योंकि एक ही सेल बना रहा हूं, ये सेल बनाएंगे, इसमें ये क्रोमोसोम्स बनाएंगे। क्रोमोसोम अपने आप को इस तरह एक लाइन ऑफ इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेता है जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। और इसका अरेंजमेंट ठीक वैसा ही होता है जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था। माइटोसिस की जो मेटाफेज वाली फेज थी जो हमने उसमें पढ़ा था, इनका अरेंजमेंट ठीक वैसा ही रहता है। इनके काइनेटोकोर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेंट्रियोल ऑलरेडी डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुका है और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने क्रोमोसोम 2 ही दिखाए हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। आप जितने ज्यादा क्रोमोसोम बनाएंगे उतना ही समय ज्यादा लगेगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा डायग्राम को कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। उसके बाद क्या होगा, ये मेटाफेज प्लेट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक मेटाफेज प्लेट बनती है। क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी रिड्यूस होकर हाफ होकर 2 सेल्स बन चुकी हैं और हमने केवल एक सेल को यहाँ पर लिया है। तो ये हो गया मेटाफेज सेकेंड। टीलोफेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। उसके नेक्स्ट फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, अब ये क्रोमोसोम 20 से स्प्लिट हो जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पुल करना शुरू कर देगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना शुरू कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने माइटोसिस के एनाफेज में हमने इसको पढ़ा था। क्रोमोसोम 20 से स्प्लिट हुआ और ये आधा आधा डिवाइड होता है, यानी कि क्रोमोसोम जो कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना है, ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम 20 से स्प्लिट होकर डिवाइड होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड एनाफेज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट फेज क्या होता है, टीलोफेज। अगर आपने माइटोसिस का टीलोफेज समझ लिया है, इसमें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्रोमोसोम स्प्लिट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं।
और चूंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई क्लियर कट डिवीजन या डिमार्केशन नहीं है। तो इसके एक फेज के बाद दूसरे फेज की ट्रांजिशन तुरंत शुरू हो जाती है, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्रोमोसोम मूव होना शुरू होते हैं। अब आप चाहें तो इसमें एक बीच में एक फेज और दिखा सकते हैं जिसमें क्रोमोसोम मूव हो रहे हैं, और नहीं दिखाना चाहते तो आप सीधा टेलोफेज में इसको दिखा सकते हैं। टेलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम क्या है, अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं। ये टेलोफेज सेकंड है। इसके बाद आप चाहे एक फेज और दिखा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये इलोंगेट होना शुरू होता है, यानी कि इसका पुराना जो फॉर्म है, जो शुरुआत में हमने देखा था, इंटरफेज के बाद जो फेज माइटोसिस की फेज शुरू होती है उसमें हमने देखा था, फिर क्रोमोसोम क्या होता है धीरे 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 इलोंगेट होना शुरू होते हैं और वापस अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। और ये फेज खत्म होते होते क्या होता है, इस डायग्राम को मैं यहां पर बना देता हूं फिर से। न्यूक्लियर एनवलप वापस रीअपीयर हो जाता है, ये कहीं न्यूक्लियर एनवलप कहीं जाता नहीं, जो वेसिकल्स के रूप में सेल में ही प्रेजेंट होता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो वेसिकल्स आपस में जुड़ के दोबारा से न्यूक्लियर एनवलप बना लेते हैं, और क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, ये फिर से क्या होता है, इलोंगेशन इनमें प्रोसेस शुरू हो जाता है, इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप थोड़ी देर बाद इनमें डेवलप होना शुरू होता है, इनको चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो ये बन गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, और ये इसका बन गया न्यूक्लियाई, और इसके अंदर आप इसके अंदर क्रोमोसोम्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये मियोसिस यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस होगा, फिर से ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, फिर से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इस तरीके का अंदर की तरफ मूव होना शुरू होती है, और अंदर की तरफ मूव होते 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 दोनों एंड आपस में मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और एक सेल दो सेल में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। साइटोप्लाज्म और जितने सेल ऑर्गेनिज्म वो आपस में बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एक सेल यहाँ बना दीजिए, एक सेल यहाँ बना दीजिए, और इसके ये छोटा बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, ऐसा बना देते हैं। और ये इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर, ये बन गया डॉटर सेल, ये बन गया डॉटर सेल, और इसके अंदर क्या है, ये क्रोमेटिन फाइबर। फाइबर की स्पेलिंग FIBER भी ठीक है और FIBRE ठीक है, BRE भी ठीक है। FIBER ब्रिटिश इंग्लिश है और FIBRE अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप कोई सी इंग्लिश कोई सी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब एक सेल से ये कितनी सेल बन गई, दो सेल। तो पूरे प्रोसेस को अगर समराइज करें तो पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम आप बना सकते हैं। ये डिप्लॉइड सेल दिखाई है 2n से फिर दो सेल बनी, दोनों हैप्लॉइड, वो दो सेल फिर डिवाइड होती हैं और एक एक सेल फिर दो सेल बनाती है, दोनों की दोनों सेल वो हैप्लॉइड होती है। इस तरीके से मियोसिस में it produces 4 haploid cells which are not identical to the parent cells, and that completes the meiosis. दोस्तों ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो मेन डिफरेंस है। सारा देखिए हम पढ़ चुके हैं, ये पूरी का एक तरीके का एक समरी है कि माइटोसिस और मियोसिस आपने समझ लिया है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस का पहला पॉइंट है, इट अकर्स इन ऑल सेल्स थ्रू आउट लाइफ। जितनी भी सेल्स होती है सभी में माइटोसिस होता है, जितनी भी सोमैटिक सेल्स बॉडी की है सभी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में माइटोसिस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है थ्रू आउट लाइफ, जन्म से शुरुआत, जन्म से पहले और जन्म के बाद, ये थ्रू आउट लाइफ माइटोसिस चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मियोसिस में क्या होता है, इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि जो जर्म सेल्स हैं केवल उन्हीं में मियोसिस होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एट स्पेसिफिक टाइम, कोई भी सेल मियोसिस रैंडमली अपने आप ही शुरू नहीं कर देती, इसका स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो जो प्यूबर्टी 13 इयर्स ऑफ एज के बाद ही गैमेट
जो प्रोडक्शन है मेल और फीमेल में वो शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता है। when someone attains maturity then only the gamete formation process which we call meiosis it starts। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंगल सेल डिवीजन। हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस में केवल एक सेल डिवीजन होता है जिसकी 4 फेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस में आप समझ गए होंगे, मियोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट नंबर 2। तीसरा क्या है कि जो माइटोसिस की प्रोफेज है शॉर्ट है, वो किसके कंपैरिजन में, मियोसिस की जो प्रोफेज है उसके कंपैरिजन में माइटोसिस की जो प्रोफेज है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, यानी कि 1 घंटे में पूरा माइटोसिस हो जाता है, उसमें भी उसको 50 मिनट लगते हैं प्रोफेज में। मियोसिस का जो प्रोफेज है वो रिलेटिवली लॉन्ग है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 उसके स्टेप्स, 5 उसकी फेजेस हम पढ़ चुके हैं, और वो कभी कभी इतना समय लेता है कि कुछ में कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं उसको कंप्लीट होने में। नेक्स्ट पॉइंट, नो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने पढ़ा माइटोसिस में कहीं भी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहीं पर भी नहीं होती है, वो पेयरिंग नहीं करते। पेयरिंग केवल मियोसिस में होती है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोफेज में। प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं और उसके बाद उसमें क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो होता है। नेक्स्ट है सिंगल मेटाफेज प्लेट। माइटोसिस में केवल एक मेटाफेज प्लेट बनती है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे एक सिंगल लाइन में एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। मियोसिस में 2 मेटाफेज प्लेट बनती है, यानी कि आधे क्रोमोसोम एक लाइन पर अरेंज होते हैं, बाकी के आधे दूसरी लाइन पर अरेंज होते हैं। 2 मेटाफेज प्लेट बनती है, मियोसिस में हम स्टडी कर चुके हैं। ऑलराइट, क्रोमेटिड्स सेपरेट इन एनाफेज। आपको अगर ध्यान होगा माइटोसिस को आप दोबारा रिवीजन करेंगे कि माइटोसिस में जब वो सेपरेशन का टाइम आता है एनाफेज में, तो बेसिकली क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट होता है आधा, और स्प्लिट होने के बाद क्रोमेटिड्स आधे इधर चले जाते हैं एक पोल की तरफ, आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। और मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सामने होते हैं, आधे आधे डिवाइड होते हैं, तो आधे क्रोमोसोम एक साइड चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड चले जाते हैं। तो बेसिकली माइटोसिस में तो क्रोमोसोम ही हाफ स्प्लिट होता है, और जबकि मियोसिस में पूरा एज ए होल क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ के आधी संख्या इधर चली जाती है, आधी संख्या दूसरे पोल की तरफ चली जाती है। नंबर पॉइंट 6, नंबर सेल्स, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता माइटोसिस में, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। डॉटर सेल, पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है पेरेंट सेल, तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड ही होगी, यानी कि अगर 16 क्रोमोसोम मान लीजिए हैं पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल दोनों में 16 क्रोमोसोम ही होंगे। मियोसिस में आप पढ़ चुके हैं डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होती है, यानी कि एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। माइटोसिस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी की जितनी भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और जितना भी रिपेयर सेल डैमेज होती है वो रिप्रोड्यूस होती है, इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन की काम आती है, जैसे फीमेल में ओवम, ह्यूमन मेल में स्पर्म, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मियोसिस के थ्रू ही गैमेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। हैप्लॉइड सेल हो वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है, डिप्लॉयड सेल हो वो दोनों ही माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो सकती है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। मियोसिस केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, गैमेटोजेनेसिस है या स्पोरोजेनेसिस है या oogenesis है, ये केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है। और लास्ट पॉइंट है इंटरफेस बिफोर माइटोसिस। माइटोसिस से पहले इंटरफेस होता है, और जबकि मियोसिस की जो दोनों सेल डिवीजन है उनके बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आप नोट्स बना लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इनको स्टडी कीजिए और याद कीजिए। आई होप ये एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद भी चैनल पर ना तो इतने व्यूज आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोगों से विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, कोई कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, वो अगर इन वीडियोस को देखते हैं और उनको लगता है कि ये वीडियोस की जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो ठीक ठाक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।